गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हेडिंग डाल लीजिएगा। तो बात ये आती है कि हम लोग ने जब व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, याद है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था और पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, तो उसमें हमने गैल्वेनोमीटर बताया हुआ था। गैल्वेनोमीटर बेसिकली आपका होता क्या है? गैल्वेनोमीटर एक तरह का डिवाइस होता है जो कि स्मॉल करंट को मेज़र करता है या डिटेक्ट करता है करंट को। मींस बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या होता है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which measures small current, ठीक है, which measures small current और detects करंट। ठीक है, ये क्या होता है? डिवाइस होता है जो कि करंट को मेज़र करता है, स्मॉल करंट को याद रखिएगा। ठीक है, इसकी कुछ लिमिट भी होती है, आगे अभी फर्दर डिस्कस करेंगे। और डिटेक्ट करता है एज अ सेंस बताता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। अब आता है हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन। इसको फटाफट से ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये क्या है? नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट लिया हुआ है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, मैग्नेट का ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है? मैग्नेट है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि ये क्या है? ये जो बना है ये आपका रीडिंग बताएगा। ठीक है, ये क्या होगा? नीडल है, ये डिफ्लेक्ट करेगी और आपको रीडिंग बताएगी। ये क्या है? इससे आपको रीडिंग पता चलेगी। ठीक है, ये नॉर्थ पोल हो गया मैग्नेट का, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से इमर्ज होती है, मतलब नॉर्थ से निकलती है और साउथ पे जाती है। एज अ सेंस ये आपका मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे निकलेगी, इधर जाएगी, ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा ये क्लोज लूप बनाएगी एज अ सेंस, क्योंकि अभी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? क्लोज लूप बनाती है। इसका मतलब क्या है कि ये नॉर्थ से निकली, साउथ पे गई। ठीक है, अगर इनसाइड द मैग्नेट देखेंगे तो ये साउथ से नॉर्थ ट्रेवल करेगी। समझ रहे? अगर यहाँ से देख रहे हो तो ये नॉर्थ से साउथ गई, अगर इनसाइड देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ गई। तो ये क्लोज लूप बन रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप बनाती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपके ये जो है वो फील्ड लाइंस बनाई हुई हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से ये बनी है, एरो बनी है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, ये समझ में आया। अब बात आती है कि ये नीडल हो गई, ये क्या है? ये क्या है? हम लोग ने क्या लिया? सॉफ्ट आयरन लिया है, उसके ऊपर हम लोग ने कॉइलिंग रख कर दी है। ठीक है, कॉइलिंग, ये रेड कलर से दिख रहा होगा, ये आपका कॉइलिंग कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका हो गया, ये रेड वाला पोर्शन लिखिएगा कॉइल, या करंट कैरिंग कॉइल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉइल कर दीजिएगा। और ये आपकी जो ऐसे गोल गोल है वो क्या है आपकी? ये आपकी है स्प्रिंग। और ठीक है, और ये कॉइल को किस में रखा गया है? किस में वो बाइंड किया गया है? वो आयरन कोर में। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर,
सॉफ्ट आयरन कोर। समझ में आया? ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अभी हम बताते हैं, इसको ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम बताते हैं कि सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज़ करा गया है, स्प्रिंग का हमारी क्या काम है, हम लोग ने कर्व्ड मैग्नेट्स क्यों लिए हैं, तो अभी डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ना स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको आप लोग ऐसे ले लीजिए, ये आपका आयरन कोर हो गया, ठीक है। पहली चीज आती है ये जो नीडल है, पॉइंटर है, आपको रीडिंग बताएगा। और नेक्स्ट आता है कि हम लोग ने कर्व्ड सरफेस क्यों लिया है, कर्व्ड मैग्नेट क्यों लिया है, रेडियल फील्ड बनाने के लिए। रेडियल फील्ड बनाने के लिए ये क्या, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लेते हैं, स्ट्रेट लेते हैं, नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, तो ये फील्ड लाइन्स ऐसे जाएंगी स्ट्रेट। लेकिन अगर आप इसको कर्व्ड कर देते हैं और तब निकालते, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी। तो बेसिकली हम लोग कर्व्ड क्यों कर रहे हैं, रेडियल फील्ड लाइन्स बनाने के लिए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए रेडियल, मतलब एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए, ठीक है। हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड बनानी है यहाँ पे, तो एक इस फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग कर्व कर देंगे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ये नहीं कि हम बता रहे हैं कथा की तरह सुन रहे हैं, हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या बनानी है, रेडियल बनानी है या स्ट्रॉन्ग बनानी है, इसलिए हम लोग कर्व लेते हैं एक साइड कंसंट्रेट करने के लिए फील्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि हम लोग ने ये फील्ड लाइन इसीलिए देखी है ऐसे गई है। नेक्स्ट हम लोग का आता है, हम लोग ने सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया है, हम लोग ने एक आयरन कोर लिया है, उसके अंदर क्या स्प्रिंग है, और ऊपर से हम लोग ने क्या करा है, वायर को ऐसे ऐसे करके बांध दिया है। और ये वायर क्या है, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अभी हम बताएंगे करंट कैरिंग वायर क्यों बोल रहे हैं, देखिएगा। और सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया है, सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है। आगे आपके अभी जो है रिसेंट सिलेबस से इस वाले सेशन में इसको हटा दिया गया है। आपके 3 तरह के होते हैं डिवाइसेस, ठीक है। पैरामैग्नेटिक, 3 तरह के मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, हमारे 3 तरह के मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। हमारा सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। एज अ सेंस देखिए, डायमैग्नेटिक क्या होता है कि अगर उसे क्या मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है, डायमैग्नेटिक अपोज करता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक क्या करता है, अगर फील्ड में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और उसका बहुत ही हाई वर्जन क्या हो गया, फेरोमैग्नेटिक। हाई वर्जन एज अ सेंस कि वो ज़्यादातर फील्ड को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब फेरोमैग्नेटिक एक टाइप का पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये सारी फील्ड को क्या कर लेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपनी साइड कर लेगा, मतलब एक्सेप्ट कर लेगा। डायमैग्नेटिक क्या करता है, फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है, एज अ सेंस एक्सेप्ट नहीं करता है। पैरामैग्नेटिक करता है लेकिन ये ज़्यादा करता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें कंसंट्रेट करना है फील्ड को, तो हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेंगे, और उसके लिए हम लोग ने सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका स्प्रिंग क्यों यूज होता है। स्प्रिंग आपका क्या होता है, देखिए स्प्रिंग क्या होता है, डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है, ये सिकुड़ जाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे मेनली इसका क्या प्रिंसिपल होता है, जो जिस प्रिंसिपल के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग ने स्प्रिंग यूज़ किया है। स्प्रिंग आपका डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। डिफ्लेक्शन की वजह से ये क्या करेगा, स्प्रिंग ऐसे मूव करेगा, समझ गए। तो ये हो गया आपका प्रॉपर डायग्राम, अच्छे से बना लीजिएगा। ये ना हो तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये एक्सेप्ट करता है, नॉट एक्सेप्ट,
और हाईली एक्सेप्ट द मैग्नेटिक फील्ड पैरों के लिए। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, इसको बहुत अच्छे से इसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम लोग जा रहे हैं गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल डिस्कस करने। तो गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल जैसा पिछली बार आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने टॉर्क पढ़ा था, उसी पे बेस्ड होता है। एज ए सेंस करंट कैरिंग कॉइल को जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, समझे। इसके पहले क्या पढ़ा था हम लोग ने, एक लूप को क्या करा था, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया था, तो देखा था उसमें टॉर्क हो रहा है। ठीक है, वो घूम रहा था। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होगा कि जब हम लोग करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में ही रख देंगे तो उसमें क्या होगा, टॉर्क लगेगा। ठीक है, जिसका जो मैग्नीट्यूड होगा डिपेंड करेगा जो करंट की स्ट्रेंथ होगी उस पर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल ज़रूरी है लिखना। प्रिंसिपल इसका क्या होता है, व्हेन आ करंट कैरिंग, ठीक है, व्हेन आ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। समझे, जब हमारी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, देन आ डिफ्लेक्टिंग torque will act upon the coil whose ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द, जिसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, प्रिंसिपल नोट कर लीजिए अच्छे से। और ये हमने कलर इसलिए चेंज किया क्योंकि शायद इंक ख़त्म हो गई है, या इसका जो है लग रहा है ख़राब हो गया मार्कर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ना स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर में मेन आपका इम्पॉर्टेंट क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर यूज़ करेंगे और गैल्वेनोमीटर एज आमीटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग का करंट सेंसिटिविटी निकालने के लिए हम लोग देखेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। लिखिएगा, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, ठीक है, व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल देन टॉर्क विल एक्ट, टॉर्क लगेगा। ठीक है, टॉर्क को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ की वैल्यू हमने बताई थी m क्रॉस b। m क्या था, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इतना तो याद होगा। ये क्या था आपका, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जिसकी m की वैल्यू क्या थी, IA। ठीक है, नाउ और b क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। अगर इसको I के टर्म में लिखना तो टाउ इज इक्वल टू I A B साइन थीटा। अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिएगा, m क्रॉस b को MB साइन थीटा लिख सकते हैं ना, तो m की जगह हम लोग ने IA पुट कर दिया है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि जब आपका ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था,
ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम इसको देखें ए बी साइन थीटा को, तो आई बाहर आ जाएगा। इसको ये भी ए क्रॉस बी भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी क्या होता है, एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एरिया क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका जो सॉफ्ट आयरन कोर था, यहाँ पे स्प्रिंग थी। अब यहाँ पे देखिए ये फील्ड आ रही है, ये ऐसे फील्ड आ रही है। आपका एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा हमने बताया था एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। अगर ये आपका सरफेस है, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, या तो ये एरिया वेक्टर ऊपर की साइड होगा या तो अंदर की साइड। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल कितना बन रहा है। ये फील्ड आ रही है ऐसे, और एरिया वेक्टर आपके हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सरफेस है या तो इधर या तो उधर, तो ये कितना बनेगा कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा था, थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो टाउ इज इक्वल टू आई ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि जब करंट फ्लो करा, टॉर्क लगेगा तो स्प्रिंग क्या करेगी, श्रिंक करेगी। तो अगर मैंने ऑलरेडी 11th में पढ़ा रखा है बेटा कि हमारा फोर्स जितना लगाओगे उतना ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। जितना फोर्स लगाओगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और यहाँ पे अगर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स। तो माइनस को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ये क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना। स्प्रिंग पे जितना फोर्स लगाओगे उसी फोर्स से क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। जितना डिस्प्लेसमेंट करोगे, जितना फोर्स लगाओगे वो क्या होगा, इधर श्रिंक करेगा, ठीक है। और ये F आपका क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, बेसिकली अपने शेप पे वापस लाने के लिए जो फोर्स लगता है उसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ निगेटिव नहीं लगाएंगे। जैसे हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, ठीक है। तो F आपका क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स होता है। मतलब जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना डिस्प्लेसमेंट होगा। बेसिकली इसका कहने का ये मतलब है कि आपका स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। तो अगर हमने स्प्रिंग हमारी क्या कर रही है, श्रिंक कर रही है, डिफ्लेक्शन बता रही है, तो उसको अपनी जगह पे आने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए कि नहीं। तो अगर यहाँ पे एंगल में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या होना चाहिए, हमारा फोर्स एंगल पे ही तो डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब टॉर्क एक्ट करेगा। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका देखिए लीनियर के लिए है, मान लीजिए ये आपका लीनियर के लिए है, ठीक है। ये फोर्स लग रहा है। अगर यही हम लोग रोटेशनल मोशन लेते, ठीक है, रोटेशनल के लिए हमारा टाउ एक्ट करता, ठीक है, टाउ एक्ट करता। तो टाउ हमारा रोटेशनल क्या होता है, रोटेशनल किसी एंगल की वजह से होता है, एंगल पे होता है। तो टाउ हमारा फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता, ठीक है। तो अब आगे यहाँ पे डेरिवेशन करते हैं, आगे इसके आगे यहाँ पे कर दे रहे हैं कि अब देखेंगे हमारा टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फाई। समझ में आ रहा है। लीनियर के लिए x पे डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो रोटेशनल के लिए फाई पे डिपेंड करेगा, एंगल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। ये क्या है, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क है ना, जो कि फाई के प्रोपोर्शनल होगा। तो टाउ इज इक्वल टू के फाई हो जाएगा। और के आपका क्या होता है टॉर्जनल कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टाउ इज इक्वल टू के फाई क्यू बना दिए हैं, के फाई हो गया। और यहाँ पे ये फर्स्ट कर लीजिए, इसको सेकंड कर लीजिए। अब यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो टाउ इज इक्वल टू के फाई इज इक्वल टू आई ए बी, ठीक है। फाई अपॉन आई क्या इज इक्वल टू आई
आई इधर चला गया, ए बी अपॉन के, ठीक है, ए बी अपॉन के हो जाएगा। फाई अपॉन आई को क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। अभी हम समझाते हैं ये क्या होता है बेटा, इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ये यहां से ऐसे आएगा, समझ गए, ये नोट कर लीजिए, बॉक्स बना के इससे लिख लीजिएगा। बेटा ये तो रहा आपका एक कॉइल आपने लपेटी है उसमें सॉफ्ट आयरन कोर पे, तो आपका ये आ गया। अगर मान लीजिए n नंबर ऑफ कॉइल्स को आपने वो कर लिया है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। अगर एक टर्न है ना स्टूडेंट्स, हम लोग ने अगर मान लीजिए एक टर्न है उसके लिए निकाल लिया, अगर n नंबर, ऑफ कोर्स ही बात है n नंबर ऑफ टर्न्स लेना है हमें, तो n नंबर ऑफ टर्न्स लेना है, तो फॉर n टर्न्स हमारा क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल i क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू ni हो जाएगा कि नहीं, ni हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k फाई इज इक्वल टू NiAb, ठीक है। तो यहाँ पे फाई अपॉन आई क्या हो जाएगा, NAB अपॉन के, ये हो गया। अब हमने बताया कि फाई अपॉन आई क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी बताता है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए 180 डिग्री डिफ्लेक्शन देने के बाद आपका करंट इसने 1 एम्पियर मेजर करा, ठीक है, और यहाँ पे 30 डिग्री डिफ्लेक्शन के बाद 1 एम्पियर करंट मेजर करा, तो कौन सा गैल्वेनोमीटर आपका सही है या यूज़ करना चाहिए, जो कि अच्छा है गैल्वेनोमीटर, अच्छा खासा गैल्वेनोमीटर कौन है, बहुत प्यारा सा। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपको कम डिफ्लेक्शन देने पे एंगल करंट बताए वही आपका बेस्ट होता है। मतलब ये 30 डिग्री पे 1 एम्पियर बता रहा है, तो ये हमारे लिए अच्छा हो गया ना। क्यों ये अच्छा नहीं रहा कि वो 180 डिग्री पूरा डिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, और 1 एम्पियर बता रहा है करंट, तो उसके आगे तो वो क्या करेगा, मेजर ही नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली करंट सेंसिटिविटी ये क्या है, करंट सेंसिटिविटी होती क्या है कि कितने डिफ्लेक्शन पे हमारा कितना करंट मिल रहा है, मतलब कितना डिग्री ये रोटेट करके आपको करंट बता रहा है। मतलब इसके बाद तो ये मेजर ही नहीं कर पाएगा ना, अगर उसने पूरा डिफ्लेक्ट हो गया इसके बाद तो रीडिंग ही नहीं दे पाएगा। तो ये हो गया करंट सेंसिटिविटी। यहाँ पे देखिएगा अगर एक टर्न लिया था तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था, AB अपॉन के, करंट सेंसिटिविटी का। अगर आप मान लीजिए n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो यहाँ पे देखिएगा 4 n टर्न्स, उसी के आगे नोट करिएगा, अगर n टर्न्स होंगे तो करंट आपका क्या हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा Ni, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग ने क्या पढ़ा, K फाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे टोटल करंट की जगह क्या हो जाएगा, NiAb, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लीजिए फाई अपॉन आई इज इक्वल टू NAB अपॉन के, ठीक है। और फाई अपॉन आई क्या होता है आपका, करंट सेंसिटिविटी, और के आपका क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट। ये आपको पता है एरिया और बी मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हो गया मुद्दा क्लियर। एक नोट करके लिखेंगे, इफ वी want to increase, अगर हमें इंक्रीज करना है करंट सेंसिटिविटी then we should increase number of turns, ठीक
ठीक है। अगर हमें करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना है तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने होंगे। यहाँ से तो ये समझ गए होंगे ये आपका करंट सेंसिटिविटी हो गई, हाँ। तो ए, बी और के तो कांस्टेंट हो गए, अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा देंगे तो हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया आपका मुद्दा क्लियर। नेक्स्ट आता है कि अगर वोल्टेज सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी हो तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा वोल्टेज, इसी के आगे लिखते जाइए वोल्टेज सेंसिटिविटी ये हो गई मेरी ड्राइंग, ठीक है। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्यों, हमको पता है I इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। बस पुट कर दीजिए, फाई अपॉन आई की जगह क्या हो जाएगा, V अपॉन आर इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। तो यहाँ पे देखिएगा ये आर है, ऊपर चला जाएगा, आर फाई अपॉन वी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के। अब आर को उधर ले जाइए, फाई अपॉन वी इज इक्वल टू एन ए बी अपॉन के आर। ये हो गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये वाला टर्म इसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए सारी चीज़ों को। और ये मान लीजिए जैसे हम ऐसे करंट सेंसिटिविटी और टॉर्जनल से, ठीक है, कांस्टेंट है तो आप ब्रैकेट बना के लिख लिया करिए, बॉक्स बना के। एक लिखने का तरीका होता है, क्योंकि अभी हम लोग ने कोई टेस्ट लिया था, ठीक है, हमने बच्चों को देखा, ये चीज़ नोटिस करी, अरे आपको कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो उसी में लिखिए ना। आप नॉर्मल कूलम्स लॉ क्यों लिख रहे हैं, एग्जामिनर नंबर नहीं देगा, कह रहे जब कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है तो क्यों नहीं पढ़ के रखा। ये तो गलत बात है ना कि आप कुछ भी कर दोगे तो नंबर मिल जाएगा। नहीं, आपको वो चीज़ बताई थी हमने, आएगा आएगा आएगा, आया भी लेकिन नहीं करा। कुछ बच्चों ने किया, चलिए ठीक है, आप कह रहे आएगा तब भी नहीं पढ़ो तो बेवकूफ़ कौन है। हमें पता है कि आप लोगों को आता सब है, लिखना कैसे वो भी तो आना चाहिए। आप कुछ भी थोड़ी ना लिख के चले आओगे, दोस्त थोड़ी ना आपका एग्जामिनर। कभी कभी होता है मूड अच्छा, चलो नंबर दे दिया। अगर अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन कैसे लिखना है वो भी तो आना चाहिए, समझ रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दिमाग में हर चीज़ है तो एग्जामिनर आपका दिमाग थोड़ी ना पढ़ पाएगा। नंबर के अकॉर्डिंग स्टेप्स मार्किंग क्यों होती है, इसीलिए तो होती है। आप प्रॉपर चीज़ें मेंशन करो। R12 क्या था, R21 क्या था, किसी ने मेंशन नहीं करा। तो बोर्ड के पेपर में एक लिखने का तरीका होता है, समझ रहे हो, उसको हमेशा फॉलो करिए। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हो, लिख नहीं पा रहे हो, उसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। न्यूमेरिकल आप खूब सारे लगा डाले, ठीक है, और जब पेपर में आप नहीं कर पाए उसका मतलब क्या है, आप हमें समझ रहे हो उस बात को। आपको महारथी अभी बोर्ड के लिए मतलब इतना भी नहीं वो करना है कि आप पेपर ही ना अटेम्प्ट कर पाओ। हर चीज़ भर रहे हो तो देखो पहले कि वो चीज़ आपको क्लिक कर रही है कि नहीं ऑन टाइम। ऑन टाइम क्लिक ना करे तो बेकार है पढ़ना, ऐसा समझ लो। कुछ बच्चों ने तो करा था, कुछ बच्चे तो छापे पे भी थे, लेकिन ठीक है, वो तो जन्म सिद्ध अधिकार है आप लोगों का। चलो ठीक है, ये हो गया। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.